Hello, everyone. What should I say, you all? Who am I addressing to? CMA final students या फिर future CMAs? Well, कितने भी आप prudent हो ना, please choose the second option because ये first requirement है यार मेरे क्लास की, a positive mindset, right? क्योंकि CMA final में जब आ गए तो आधी जंग तो जीत ली है और जो आधी बची है ना उसको जीतने का एक पक्का इरादा होना चाहिए. So एक positive mindset and a firm belief is needed. With all my heart I welcome you all and आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सर्टेन बेसिक्स कि हमारे सिलेबस में क्या है, व्हाट इज द ओवरव्यू, व्हाट वी हैव टू रीड, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टू स्टडी. बिकॉज फाइनल लेवल पे अब आप आ गए हो, सब्जेक्ट भी थोड़ा अलग सा है, स्कोरिंग पैटर्न थोड़ा अलग सा होता है, तो क्या अप्रोच रखना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सो दैट यू आर एबल टू स्कोर वेल. And what can you expect from me and the classes of course and what I expect from you, ठीक है, ताकि हम लोग ये कोलैबोरेशन में एक सक्सेस को विटनेस कर पाए. बट सबसे पहले इफ यू वांट टू अचीव समथिंग ग्रेट, बदलना है अपना फेट और करना है उस विक्ट्री को सेलिब्रेट, सो सबसे पहले मार्क कर लो आज की डेट. कितना भी करो किसी सब्जेक्ट को हेट, नहीं होना है अपने गोल से डेविएट. करो खुद को हर दिन मोटिवेट, कभी मेडिटेट तो कभी अप्रिशिएट, बट स्टॉप ओनली जब पल आए करने का खुद को कॉन्ग्रेचुलेट. हम सब लोग यार उस पल के लिए जीते हैं ना जब हम लोग देखते हैं यार पूरी मेहनत की और रिजल्ट आया और उसमें देखा कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाओ इट्स सच एन इट्स अ होलसम फीलिंग. मतलब यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. वो जो पल होता है वो इतना खूबसूरत सा होता है, तो उस पल को आपको जीना है और बहुत जल्दी जीना है ना. दैट्स व्हाट वी आर विशिंग फॉर, राइट. तो हमें उसको डेफर नहीं करना है. और यार यहाँ पे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ी ना कर रहे हैं एग्जाम पास हो जाए. हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हम इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं या इतना अपना समय दे रहे हैं कि हम कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया भी देखे. सो टारगेट इज नॉट यार मैम बस पास हो जाए, नहीं. बस पास हो जाए वाली मेंटालिटी और माइंडसेट के साथ हमें ये क्लासेस को शुरू करना ही नहीं है. व्हाट वी हैव टू हैव अ फर्म बिलीव दैट आवर टारगेट इज 70 प्लस इन लॉ. और ये मैंने ना बहुत ही रियलिस्टिक और लो टारगेट रखा है. हम कीपिंग लो प्रोफाइल है ना, ऐसे समझ लो. मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि 90 प्लस इन लॉ. कि आप बोलो क्या मैम, क्या आप तो शुरुआत से ही आप तो काफ़ी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, इतना इतना कैसे कोई अचीव कर सकता है. तो मैं ऐसी कुछ बात आपसे कह नहीं रही. ऑल्दो दैट इज समथिंग विच इज, ऐसा नहीं है कि अनअचीवेबल है, बहुत आराम से अचीव कर सकते हो. बट ठीक है, लेट्स कीप इट समथिंग विच मोटिवेट्स यू. तो 70 प्लस इन लॉ के टारगेट के साथ हम बिगिन कर रहे हैं. और करना कुछ यूं है कि दुनिया देखे तो बोले यार बंदे में कुछ तो बात है. कभी कोई ये उंगली नहीं उठा पाई यार लक से हो गया होगा, नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. कि वो जो होता है ना कि 199 आ गए और 201 आ गए तो हम बोलते हैं भाई तुझसे लकी तो कोई दुनिया में नहीं है. तो ऐसे वाले एग्जाम को पास करने का हमें टारगेट नहीं रखना है, राइट. भगवान ना करे अगर वो दिन भी देखना पड़े तो भी वो दिन भी खूबसूरत ही होगा, ठीक है. तो इतनी चिंता नहीं करनी है, राइट. सो आर वी रेडी टू रॉक, आर वी रेडी टू बिगिन? ओके लेट्स गो. सबसे पहले भाई सिलेबस क्या है, व्हाट इज ऑन आवर प्लेट, क्या देखना है. तो ये है हमारा पेपर 13 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज. दिस इज अ पेपर व्हिच मेक्स यू और ब्रेक्स यू. व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज ये पहला पेपर होता है ग्रुप 13, पहला पेपर. और पहला प्यार का एक्सपीरियंस अगर थोड़ा रूखा सा रहता है ना तो जिंदगी भर आपका भरोसा उठा हुआ रहता है प्यार से, है ना. तो वैसे ही जब हम पहला पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं और एग्जाम में अगर ये खराब हो जाता है तो लगता है यार फिर दुनिया पूरी नीरस है, क्या करेंगे बाकी पेपर्स देके. सो इट एक्चुअली समहाउ ब्रेक्स यू. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ब्यूटिफुल प्रिपरेशन ताकि पहला पेपर आपका इतना स्ट्रांग रहे दैट इट ओनली मोटिवेट्स यू टू डू बेटर इन द नेक्स्ट पेपर, ठीक है. दूसरी बात ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फोकस करते हैं या टारगेट लेते हैं कि यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको क्या करते हैं थोड़ा अच्छे से करते हैं बिकॉज वो स्कोरिंग ज्यादा होते हैं. तो वो हमको क्या करेंगे, अगर 70-80 मार्क्स लेके आ गए हम तो इसमें हम 40-40 भी लेंगे तो हमारा सेट ऑफ हो जाएगा और हमारा ग्रुप क्लियर हो जाएगा. बट ट्रस्ट मी वो तो करना ही करना चाहिए. एक अच्छी सोच है. यू शुड ऑलवेज कीप एटलीस्ट 2 पेपर्स इन अ ग्रुप विच शुड बी अ स्ट्रॉन्ग पेपर्स. बट मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लॉ पढ़ा रही हूँ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट जेन्युइनली मैं स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल रही हूँ कि आपको इस पेपर को उन पेपर्स में रखना चाहिए. व्हाई? बिकॉज लेटली इंस्टीट्यूट हैज बीन जेनरसली रिवॉर्डिंग मार्क्स ऑल्सो
एंड आपका सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है दैट इफ यू टेक अ लिटिल इंटरेस्ट द क्वेश्चंस आस्क्ड आर इजी, राइट। आप आराम से उसको, अगर थोड़ी मेहनत करो, ऑफ कोर्स मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं आता है, तो आराम से आप इस पेपर में 70s में तो नंबर बड़े आराम से ला सकते हो, ठीक है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट 71, 72, 73, 75, 76, इस तरीके से उनके नंबर आ रहे हैं। तो आप इस पेपर को कम एफर्ट के साथ, एकदम कम तो नहीं चलेगा, सब में लगेगा ही लगेगा, बट फिर भी मैं बोलूंगी कि कम एफर्ट के साथ ज़्यादा नंबर ला सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना है ना। क्या है मैम, क्या पढ़ना है, चलिए ये बताइए। हम लोग एकदम तैयार हैं, जैसा आपने कहा है, जो आपने कहा है हम वही करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू मेक इट, राइट। तो सेक्शन ए है हमारे पास कॉर्पोरेट लॉज विच इज 60%, और सेक्शन बी है हमारे पास जो बाकी इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशंस है विच इज 40%। ये यहाँ पे है, मैं इनफैक्ट आपको ना चार्ट में ही दिखा देती हूँ, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी, है ना। तो ये है हमारे पास CMA फाइनल पेपर 13 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज विच इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, कॉर्पोरेट लॉज एंड इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशंस। कॉर्पोरेट लॉज में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे 3 टॉपिक्स आते हैं। कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट सुन के ही सब हिल जाते हैं भैया, 470 तो ओरिजिनल थे, प्लस पता नहीं कितने सेक्शंस हमारे आ चुके हैं, तो लगभग 485, 484 ऐसे करके कुछ सेक्शंस हो चुके हैं, है ना। तो क्या इतने सेक्शंस हमको पढ़ने हैं? आंसर इज नो, नहीं पढ़ना है इतना, है ना। बहुत कुछ आप पढ़ चुके हो पहले इंटर लेवल पे, है ना, कुछ उसमें से रिपीट भी करना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पहले अच्छे से पढ़ा था तो अभी आप थोड़ा स्पीड से भी कर सकते हो, और कुछ नई और बहुत इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल सी चीजें आप अभी पढ़ने वाले हो। सो कंपनीज एक्ट सिलेबस इज नॉट ह्यूज, इंटरेस्टिंग है, डीप है, और डेप्थ में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज केस स्टडीज आर ऑल्सो बींग आस्क्ड फ्रॉम कंपनीज एक्ट पोर्शन। IBC से भी पूछा जाता है, और IBC इज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग ऑल्सो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो IBC के हमारे 10 मार्क्स, कंपनीज एक्ट के 40 मार्क्स, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो बच्चों के लिए एक नाइटमेयर की तरह साबित होता है, उसके भी 10 मार्क्स। बट अगेन छोटा सा है, सच में अगर अच्छे से पढ़ोगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इन रियल लाइफ, तो यू विल फाइंड कि यार ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो कुछ अलग ही चीज है। हम तो ऐसे देख रहे थे, तो सोच रहे थे, तो हमें लग रहा था क्या बोरिंग होगा, है ना। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशंस में। इकोनॉमिक एंड लॉज एंड रेगुलेशंस का फिलहाल कुछ ऐसा हाल है, सेबी रेगुलेशंस है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू डिफिकल्ट अगर ऐसे ही देखो तो, बट सुपर इंटरेस्टिंग वंस यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। 10 नंबर का कंपटीशन एक्ट जिसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो 5 नंबर का आता है। अगेन छोटा सा कंसेप्ट, इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट, डिफिकल्ट भी नहीं है, तो इसकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो मीडियम मीडियम सी है, ठीक है। हाँ, बस एक बार कुछ कंसेप्ट पढ़ने, और उसके बाद बाकी पूरा चैप्टर तो क्या एकदम मक्खन के जैसे होता है। द सेम गोज फॉर फेमा ऑल्सो। फेमा में भी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, उसके बाद द होल चैप्टर गोज मक्खन। बट हाँ, इसकी भी डिफिकल्टी लेवल को मैं थोड़ा सा हार्ड मार्क करूंगी फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। तो 5 नंबर का ये है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, MSME, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, देयर ऑल सुपर डुपर इजी, ठीक है। तो ये सब इजी वाले कैटेगरी में आते हैं, बट इस तरीके से हमारे नंबर बटे हुए हैं, राइट। तो हमारे पास बैंकिंग और इंश्योरेंस, मैंने ऐसे अलग अलग नहीं लिख दिया है, हाँ ये देखो, ये बैंकिंग और इंश्योरेंस मिला के 5% होता है बेटा, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग कर देते हैं जरा सा, अरे ये तो इरेज ही नहीं हो रहा है, यही तो प्रॉब्लम है, तभी ये कर नहीं पाए हम लोग। ये बैंकिंग और इंश्योरेंस मिला के हमारा 5% होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा सिलेबस का ओवरव्यू, ठीक है, ओके। अब आती है बात कि मैम ये एक नया सब्जेक्ट है, इतने सारे नए नए टॉपिक्स हैं, सो हाउ शुड वी स्टडी। तो सबसे पहली बात, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट फ्रॉम मी, है ना। तो 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे बुक्स लेके बैठी हूँ, जस्ट अ पॉज टू शो यू, राइट। तो ये पहली वॉल्यूम आपको मिली होगी कॉर्पोरेट लॉज की, जिसमें कॉर्पोरेट लॉज का पूरा मेन कंटेंट दिखेगा कि क्या है, डिटेल्ड सारे के सारे प्रोविजंस टैबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं। देन वी हैव वॉल्यूम 2 जो इकोनॉमिक लॉज की अगेन मेन बुक है। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी आपको सारे के सारे प्रोविजंस मिलेंगे टैबुलर फॉर्म में। थर्ड आता है हमारा कॉर्पोरेट लॉज का चार्ट, ठीक है।
तो मैं पहले आपको बता रही हूँ व्हाट वी गेट एंड देयर आफ्टर आई टेल यू द अप्रोच टू स्टडी, राइट। तो ये हमारा कॉर्पोरेट लॉज की पूरी कलर्ड चार्ट बुक आती है, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट आता है। जो चार्ट बुक्स होती हैं वो कलर्ड आती हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में। इट इज़ द समराइज्ड प्रोविजंस व्हिच आर बीइंग गिवन। वैसे ही इकोनॉमिक लॉज की भी चार्ट बुक है हमारे पास, विच इज़ वॉल्यूम 4। उसके बाद वॉल्यूम 5 एंड वॉल्यूम 6 जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन बैंक है कॉर्पोरेट लॉज और इकोनॉमिक लॉज का। तो क्वेश्चन बैंक में भी आपको क्या होता है, देखो ऐसे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आपको डिटेल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो पास्ट ईयर में आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टडी मटेरियल में दिए रहते हैं, ऐसे दिख रहा है, हाँ वो सब मिल जाएंगे। जो पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं वो मिल जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। और इसके बाद एक आती है हमारी 7th वॉल्यूम विच इज स्मॉल टेस्ट बुकलेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी एमटीपी की रेलेवेंस हम समझेंगे, मॉक टेस्ट की हम रेलेवेंस समझेंगे। तो इसमें चैप्टर वाइज कुछ टेस्ट दिए हुए हैं और लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और सजेस्टेड आंसर्स भी दिया हुआ है सेल्फ इवैल्यूएशन के साथ कि किस तरीके से अगर आपने ये चीज़ लिखी है तो आप अपने आप को 1 मार्क स्टेप मार्क अवॉइड कर सकते हो, ताकि आप उसको अच्छे से चेक भी कर सको, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रोच की। तो मैम यहाँ पे आपने बोला कि 7 बुक्स आपके पास आएंगी। अब 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि 7 बुक्स, वाओ मैम क्या बात है, और एक बच्चे होते हैं 7 बुक पढ़नी पड़ेगी। तो मेरी बात सुनो, ये 7 बुक नहीं है, ठीक है, बुक आपकी सिर्फ 2 ही है, ठीक है। हमने उसको 7 तरीके से बनाया है। जब आपकी टेस्ट है वो सारा कंटेंट आपकी बुक में है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 7 बुक पढ़नी है, बस आपके उसको यूज करने के फेजेस अलग अलग होते हैं। वी जस्ट हैव 2 मेन बुक्स, है ना, तो बस उसी में सारा कंटेंट है जो आपको पढ़ना है। उसी को जब हम एग्जाम के पहले रिवाइज करने की सोचते हैं, हम खुद शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो क्या होता है, वी नीड समथिंग, क्या रेफरेंस के लिए चाहिए, अरे यार यहाँ क्या था, कितना परसेंटेज था, यू कैन नॉट ओपन द बुक एंड फ्लिप थ्रू ऑल द पेजेस, है ना। तो तब काम करती है आपकी चार्ट बुक जहाँ पे आपको क्रक्स मिलता है प्रोविजन का, कि हाँ ये देखा फ्लो चार्ट के रूप में, सब याद आ गया, इसके बाद ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है, बस सब चीज रिकॉल हो गई। पहली बार पढ़ने जाओगे तो लगेगा ये क्या डायग्राम बनाया हुआ है। तो हर एक का पर्पस है। क्वेश्चन बैंक वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नीड टू सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आपके मॉड्यूल से उठ के क्वेश्चंस आते हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आपको चेक करना होता है अपनी नॉलेज, यू नीड टू गो थ्रू एमसीक्यूज ताकि देखें कि कितना समझ में आया है, क्या आया है, तो आपको उसके लिए वो यूजफुल है। एंड जस्ट बिफोर एग्जाम्स व्हेन यू हैव रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट, तब आपको मॉक टेस्ट देना होता है, या हर चैप्टर के बाद आपने कितना लर्न कर लिया, यू नीड टू हैव अपीयर फॉर टेस्ट, तो उसके पर्पस के लिए, ठीक है। तो आइडियली सिर्फ 2 बुक है जिसमें सारा का सारा सिलेबस है, बट आपको दी जाती है 7 बुक्स बिकॉज वी प्रोवाइड यू अ कंप्लीट सॉल्यूशन एंड नॉट जस्ट द क्लासेस, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भाई कि मैम अप्रोच क्या होना चाहिए। तो हमारे पास है मेन बुक जिससे हम कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, उसके बाद है हमारे पास चार्ट बुक जिससे हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन बैंक जिससे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल्स को एनहांस करते हैं और देखते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो व्हाट शुड वी राइट, सो वी हैव अ डिस्कशन ऑन क्वेश्चंस। तो हमारा तरीका भी यही होता है कि हम मेन बुक से कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। सो यू हैव मेन क्लासेस, देयर आफ्टर वी डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, एंड देयर आफ्टर हर चैप्टर के बाद यू विल गेट अ रिविजनरी क्लास, ठीक है। तो आप उस पूरे के पूरे चैप्टर को एक समराइज तरीके से यू कैन जस्ट प्लग इन एंड यू कैन लिसन टू द एंटायर क्लास, ठीक है। तो ये तो हुआ भाई कि मैम आप किस तरीके से करा रहे हो। जब मैं आपको ये मेन बुक से पढ़ा रही हूँ, कंसेप्ट बिल्डिंग करा रही हूँ मेन क्लासेस से, तो आपको क्या करना है, आपके पास होनी चाहिए एक कॉपी। मैम कॉपी की ज़रूरत क्या है, चार्ट बुक तो आपने दी ही है। आप इम्पॉर्टेंस ऑफ अ कॉपी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ कॉपी। मैम कॉपी मेंटेन करने में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी होगी कि हम कैसे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई टॉपिक है जो हमें बहुत अच्छे से आता है तो हमने क्या किया उसको स्पीड वॉच कर दिया, अब आप तो धीरे धीरे लिख रही हो तो हम कैसे उसको लिखेंगे। तो बेटा मेरी बात सुनो, कॉपी में आप नोट करोगे,
क्या नोट करेंगे? अब जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं आपको कभी कभी कुछ फ्लो चार्ट बना देती हूँ, कभी कभी जैसे प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। अब प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एग्जाम में पूछ लेता है, बट बुक में आप देखोगे तो 2-3 पन्ने में दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स हैव अ डाउट दैट मैम हाउ शुड वी राइट इट, because it is given in such elaborate manner, so what should we write it? तो ऐसे समय में I make you write certain short notes also, ठीक है? तो ये भी नोट करना है, ये भी नोट करना है, ठीक है? फ्लो चार्ट हम at many times I tell you a lot of examples. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आई नो इट्स टेकिंग सम टाइम, बट इट्स गुड टू इन्वेस्ट दिस टाइम टू हैव अ स्मूथ राइड अहेड, है ना? अब जब मैं कोई भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे टुडे आई विल बिगिन विद कंपटीशन एक्ट, एंड यू विल सी कि हाँ यार बहुत सारे मैम ने ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको दिखाती भी हूँ, ठीक है? तो बहुत सारे मैम ने ऐसे एग्जाम्पल बनाए हुए हैं, ये सब कुछ है, ठीक है? तो अब दिस इज एडवाइजेबल दैट यू नोट इट। वाई मैम, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प? ऑफकोर्स वी आर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप समझ जाते हो, अभी आपके दिमाग में वो रिटेन रहेगा, बट एवरी वन हैज़ अ शॉर्ट लिव्ड मेमोरी, है ना? तो अभी तो आपके दिमाग में वो आ गया, ठीक है? एंड 90% ऑफ द सिलेबस जो होगा वो आप याद नहीं कर पाओगे, बट आपको समझा हुआ दिमाग में रहेगा। तो जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको याद आएगा, अच्छा हाँ ये चीज़ थी, ठीक है? बट 10% ऐसा हो सकता है कि आप उसका कंसेप्ट ही भूल गए, आपको क्लिक ही नहीं कर रहा है, यार ये क्या था, मैम ने बताया तो था बट आई एम अनएबल टू रिकॉल, एंड गॉड फॉरबिड थोड़ा सा आपका अटेम्प्ट डेफर हो गया या कुछ भी हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट्स गोइंग टू हेल्प इज रेफरिंग टू दीज एग्जाम्पल्स। तो करना क्या है, जैसे ही हम क्लासेस शुरू करते हैं, व्हाट यू डू इज, सपोजली वी हैव स्टार्टेड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, लेट्स से एग्जाम्पल, राइट? तो हमने सबसे पहले देखा एक वर्ड, मैंने आपको समझाया कार्टेल, तो आपने कार्टेल हेडिंग डाल दी। उसके बाद मैंने आपको समझाया सेक्शन 3, आपने सेक्शन 3 हेडिंग डाल दी। सेक्शन 3 में मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ, आपने यहाँ पे लिख लिया। पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई फैंसी कॉपी नोट्स बनाने हैं फॉर रेफरेंस एवर। यू हैव बीन गिवन चार्ट फॉर दैट पर्पस एंड यू कैन वेरी वेल रिवाइज एंड बी कंफर्टेबल विद इट। मैं रिविजन भी चार्ट बुक से ही कराती हूँ ताकि बच्चे बहुत कंफर्टेबल हो जाएं, ठीक है? तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके इन पर्पसेस को हेल्प करेगा, प्लस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वॉल्वमेंट। सो इन्वॉल्वमेंट इन द क्लास, क्योंकि हर समय मेरी ये जो स्माइल है ये आपको जगा के नहीं रखेगी, है ना? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सुनते सुनते बहुत थके हुए हैं और ऐसे अरे वो क्या बोला मैम ने, तो ये जो नींद का झोंका है ना, ये ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ठीक है? तो समटाइम्स द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू आर ऑल चार्ज्ड अप, यू विल एंजॉय द क्लास इतना ज़्यादा कि क्या बात है। और कभी कभी ऐसा होगा कि रात में करने बैठ गए, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, अच्छा अच्छा हाँ 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 ये टॉपिक है, ऐसे तो नींद आ भी सकती है ना। तो करना क्या है उस सिचुएशन में, करना बस यही है कि पहली बात जितनी चीज़ें मैं बोलूँगी कि हाँ बताओ, अंडरस्टैंड दैट आई एम सिटिंग राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आस्किंग यू, तो भैया मुंह खोल के बता देना, ठीक है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रॉम्प्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट, टू बी इन्वॉल्व इन द क्लास। भाई बड़ा मजा आएगा आपको, लर्निंग करनी है ना, प्रोफेशनल बनना है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत से अगर कतराओगे कि नहीं मैम ये भी करना पड़ेगा, तो वो कैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? सो हाउ वी विल बिगिन विद, आपको एक सेपरेट कॉपी रखनी है फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यू विल कीप नोटिंग, बाद में भी आपको मैं बताऊंगी और चीज़ें कि क्या करना है, कैसे करना है, अभी थोड़ा सा बस ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है? अब जब हमारा चैप्टर एंड हो जाता है तो ये रिविजन क्लास देख लेना है, ठीक है? तो आपका पूरा का पूरा रिविजन हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करनी है लर्निंग। क्यों मैम, क्यों लर्निंग अभी करनी पड़ेगी? हम एग्जाम के पहले ऐसे एकदम रट्टू तोता की तरह रट लेंगे तो वो हेल्प नहीं करता है बेटा, बिकॉज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ इज टू हैव गुड कंसेप्ट, है ना? उसके बाद आपका अच्छी लर्निंग होनी चाहिए, अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है? तभी आप क्या करते हो, वो मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर पाते हो। तो कंसेप्ट बिल्डिंग हमारी हो गई। व्हेन इट कम्स टू लर्निंग पार्ट,
वेन यू आर डूइंग द क्लास, जैसे मैं अभी आपको आप आज ही एक एग्जाम्पल देख लेना कि अगर आज मैं आपको एक भी सेक्शन पढ़ाऊँ या एक भी टॉपिक पढ़ाऊँ, लेट्स से आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट, मैं एकदम लिख के दे रही हूँ कि जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसके बाद आपको तुरंत वो चीजें याद रहेंगी, ठीक है। सो क्लास में आपकी कहीं ना कहीं लर्निंग हो गई है ना। अब इसको आपको रिटेन करना है ना, कि दिमाग से निकल ना जाए, बस इसको पकड़ ले, है ना, बाहों में तो आ ही गई है, बस इसको कहीं जाने नहीं देना है ना। तो जो जितनी भी लर्निंग आई है उसको समेट के रखना है और उसको रिटेन करना है। अब रिटेंशन के लिए क्या जरूरी होता है? रिटेंशन के लिए बार बार याद दिलाना जरूरी होता है, भाई मैं हूं, है ना। तुम्हें और कोई किसी और घर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी और दिल को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आई एम राइट हियर, है ना। तो अब क्या करना है? बार बार याद दिलाना। याद कैसे दिलाएंगे? फर्स्ट रिविजन। कहने की सुहानी बातें नहीं हैं, ये बातें वो है जो करनी ही करनी है, ठीक है। मैं जितना प्यार से समझाती हूँ उतना डांट के भी समझा सकती हूँ, ठीक है। सो उस लेवल पे मेरे को लेके मत जाना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पहला रिविजन क्लास के 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाए। सो वॉट एवर यू आर स्टार्टिंग, इफ यू डोंट हैव टाइम माय डियर, कट इट शॉर्ट। 10 मिनट का कम वीडियो देख लो, पर वो 10 मिनट रिवाइज करो, ताकि ऐसा ना हो कि पढ़ते तो चले गए, आज पढ़ा तो आज फर्स्ट चैप्टर याद था, कल सेकंड पढ़ लिया, फर्स्ट भूल गए। नो, दिस शुड नॉट हैपन। सो हमेशा आपका क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। ऐड डिलीट, इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट रिवीजन होगा विद इन 24 आवर्स, ठीक है। सेकेंड रिवीजन होगा आफ्टर चैप्टर। तो चैप्टर एंड के बाद ये जब आप रिवीजन क्लास देखोगे ना, तो आपने पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया। रिवाइज करना या रिवीजन क्लास देखना वो सफिशिएंट नहीं होता है। सेकेंड रिवीजन के बाद आप करोगे रिकॉलिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवाइजिंग एंड रिकॉलिंग। तो रिवाइज करने का मतलब क्या होता है? हाँ, देख रहे हैं, हम सारे सेक्शन को पढ़ रहे हैं, है ना। रिकॉल करने का मतलब क्या होता है? हमने देखा Section 3 of Competition Act. What does it talk about? Maybe you don't remember the section number. You can always go and check the heading. कि Section 3, अच्छा हम ये बात करते हैं तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। Let's take an example of something which you have already studied. ठीक है, तो अब हम Section 3 of Competition Act की बात नहीं करते. Let's talk about Section 3 of Companies Act, है ना। तो Section 3 of Companies Act में हमने क्या देखा? a company may be formed as a private company with at least 2 members, right? A public company with at least 7 members, or as an OPC with 1 member. तो ये हमने पढ़ा है ना। Are you able to recall? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, अगर ये टॉपिक आया इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो क्या आप स्टेप्स बता पा रहे हो कि इनकॉर्पोरेशन के लिए हम क्या करते हैं? इनकॉर्पोरेशन के लिए हम नेम रिजर्व करते हैं, हम कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। कौन कौन से हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं? हम फाइल करते हैं आरओसी की। तो क्या आपको ये चीजें याद आ रही हैं विदाउट लुकिंग एट द बुक? दिस इज कॉल्ड एज रिकॉलिंग। जहां जहां जो पॉइंट आप नहीं याद कर पाए या नहीं रिकॉल कर पाए, उस पॉइंट को हमें क्या करना है? लिख लेना है, बस, दैट्स इट, ठीक है। दूसरी बात जो आपको करनी है जब मेन क्लासेस हमारे चल रहे हैं, तो यूज ऑफ हाइलाइटर। यूज ऑफ हाइलाइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why is it very important? It's very important to prepare yourself for objective type of questions. तो हमसे MCQs पूछे जाते हैं, कंपटीशन एक्ट कब इनैक्ट हुई थी, कुछ भी पूछ लेते हैं यार इंस्टीट्यूट वाले उठा के। मेरे को तो समझ नहीं आता है कि इतना डेट से इनको प्यार क्यों है ना। लगता है पक्का कोई लड़की है जो पेपर सेट कर रही है, जिसको तारीख सारी याद रहती है ना, तो उनको डेट से बहुत प्यार रहता है। बहुत सारे डेट्स पूछ लेते हैं हमसे क्वेश्चन में। तो अब पॉइंट ये है कि वो याद करने वाली चीज थोड़ी ना, जब पढ़ी थी तो ठीक है, दिमाग में गई थी, अब कैसे उसको हाईलाइट करना पड़ता है। तो जितनी लिमिट्स हैं, जितनी डेट्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने देखे, वी कीप ऑन हाईलाइटिंग देम। When we keep on highlighting them, when we look at the book, when we flip through the pages, क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट रिविजन है within 24 hours, ये मेन बुक से हो रहा है। सेकेंड रिविजन भी मेन बुक से हो रहा है। इसके बाद जब आप इसको थर्ड रिविजन करते हो, वो आपका चार्ट से होता है। ये सेकेंड रिविजन भी इफ यू हैव लर्नड वेल, तो आप ये रिकॉलिंग भी चार्ट से कर सकते हो, ठीक है। बट जो फर्स्ट रिविजन होता है विद इन 24 आवर्स, दैट हैज टू बी डन फ्रॉम द मेन बुक ओनली, क्योंकि वो एक डिटेल्ड रिविजन होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट है? समझ में आई बात?
ठीक है। उसके बाद जब हमारा चैप्टर एंड हो जाता है तो जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी देती हूँ एंड देयर आर सम सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन। सो इफ आई गिव यू होमवर्क ऑफ कोर्स यू विल डू इट दैट वे, करना ही करना है ना। समझ लो कि बस बैक टू बेसिक्स चले गए हैं, स्कूल में हैं हम और कल मैम क्वेश्चंस चेक करने वाली है कि किया या नहीं किया। तो अगर ये मेंटालिटी लेके चलेंगे तो बड़ा फायदा होने वाला है। अगर नहीं भी दिए मैंने किसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस तो भी हर चैप्टर में एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं बिफोर यू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। प्रैक्टिस करने हैं मतलब लिखने हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कॉपी में ये नोट्स बनाते हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, यू कैन रेफर बैक एंड इट ऑल्सो वर्क्स ट्रेमेंडसली एज योर राइटिंग प्रैक्टिस। जब आप शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखते हो, चीज़ें करते हो तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो बड़े काम की चीज़ है ये और यही अप्रोच हमें रखना है। बाकी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई नीड टू टेल यू, मिनट मिनट पे शायद इतना भी नहीं, बट हाँ गाइडेंस तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। वी विल ट्राई टू कीप ऑल आवर क्लासेस crisp, absolutely exam oriented, giving you a lot of in-depth knowledge which is needed for becoming a good professional, ठीक है। और बस फोड़ देंगे हम लोग, है ना। तो स्टार्ट करें। मैं आज आपको ये नहीं बता रही हूँ व्हाट इज़ लॉ एंड ऑल दैट बेसिक्स, ठीक है, वो हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं एक ज़बरदस्त से चैप्टर की विच इज़ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। देख रहे हो विनोद किस तरीके से यहाँ पे लड़ाई हो रही है ना। तो 4 लोग हैं और दे हैव अ राइवलरी। What type of rivalry? What is competition? Competition is a fight to win, है ना। We are competing, we all are competing in this world, है ना। हम सब competition के शिकार हैं कि नहीं है। हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं इकोनॉमिक लॉज की, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस लॉज, है ना। बट अगर हम इन जनरल बात करें तो हम स्कूल में थे, हमको जीतना था, वी वांटेड टू कम फर्स्ट, हम फर्स्ट आना है। कुछ लोग ऐसे भी हो गए कि मैम हमारा तो ये कभी सपना नहीं रहा। बट लेट्स से कोई अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लेते हो, रेस हो रही है, सो यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट द अदर पीपल, यू वांट योरसेल्फ टू विन एंड यू वांट अदर्स टू फॉल, दैट इज द ट्रूथ, है ना। कितने भी आप गुडी हो कि ठीक है आई हैव दैट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये है वो है, हम इसको उठाए, बट चाहते क्या है हम यही बोलते हैं ना, भगवान सबका भला करे पर शुरुआत तो हमसे करे, है ना। तो हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी का बुरा हो, बट हम चाह रहे हैं कि हमारा तो अच्छा हो, है ना। यस और नो, ठीक है। अब कंपटीशन का पर्पस क्या है? टू विन। और इस जीत के लिए कभी कभी लोग क्या करते हैं यार, फेयर मीन्स अडॉप्ट करते हैं, कभी कभी अनफेयर मीन्स भी अडॉप्ट करते हैं कि नहीं यहां का सिर्फ एक ही राजा है और वो बस मैं ही हो सकता हूं, आई विल नॉट लेट एनीवन कम इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो क्या ये सही है या ये गलत है? मतलब अगर मैं आपसे कुछ बेसिक्स पूछूं तो what will you say whether competition is good or bad for the economy? We have immense case laws, my dear, immense case laws. मतलब competition act के आपको इतने case laws मिलेंगे और आप हर एक case law को बहुत बेहतरीन तरीके से enjoy भी करोगे, because we might feel कि ये क्या बोल रहे हैं या ये कहाँ जा रहे हैं। और यूजुअली जब हम केस लॉज पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार बड़े बोरिंग है मैम, ये भी याद करना पड़ेगा क्या। तो आपको अपने सिलेबस में केस लॉज पढ़ने नहीं है, बट अगर हम कंपटीशन एक्ट की बात करते हैं तो उसको समझने के लिए व्हेन वी कंपेयर इट टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड यू अंडरस्टैंड द टर्म्स वेरी वेल, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले भी मैंने एक टर्म यूज किया विच इज कार्टेल, और अगेन अभी मैं यही टर्म का एक एग्जाम्पल लेके भी आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। बट लेट्स स्टार्ट विद सर्टेन बेसिक्स। इमेजिन अ सिचुएशन, ठीक है, यू वॉन्ट अ शैम्पू, ठीक है, और आप जाते हो एक शॉप पे और आप बोलते हो भैया ये पर्टिकुलर कंपनी का शैम्पू दे दीजिए, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस, है ना। अगर मैं आपसे आज पूछूंगी कि कौन सा शैम्पू यूज करते हो, इफ आई आस्क टू 10 स्टूडेंट्स तो 10 स्टूडेंट्स विल हैव 10 डिफरेंट आंसर्स, है ना। तो सबका आंसर एक अलग होगा कि हम तो ये यूज करते हैं। अरे मैम आप ये नहीं करते, मैम आप ट्राई दिस, राइट। इनफैक्ट द गर्ल्स विल बी मोर एंथुजियास्ट अबाउट दैट, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब आप शॉप पे गए, आपके शॉपकीपर ने एक शैम्पू लाके दे दिया, उसने कहा नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इसमें तो ये इंग्रेडिएंट, आई डोंट लाइक दिस, आई वांट अनदर शैम्पू। ही सेड दिस इज व्हाट वी हैव।
ओके नो प्रॉब्लम, वी मूव टू अनदर शॉप। और अगले शॉप पे गए, वहां पे भी जब शैम्पू के लिए पूछा तो भी वही एक शैम्पू था। उसके बाद अगले शॉप पे गए, अगले 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 अगले, आई वेंट टू ऑलमोस्ट से 20 शॉप्स और हर जगह बस एक ही शैम्पू मिला और वही मिला। तो क्या ये सही लग रहा है? आपको नहीं लग रहा कितना गलत हो रहा है मेरे साथ, और कौन गलत कर रहा है? ये शॉपकीपर्स। ऐसा नहीं लग रहा? क्या हो रहा है यहाँ पे मैम? कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब कंपटीशन होना अच्छी बात है, होना चाहिए मार्केट में कंपटीशन। अगर कंपटीशन होता, 4 प्रोडक्ट्स होते, 4 तरीके के शैम्पूज होते, तो 4 तरीके के शैम्पूज आपस में compete करते और इनोवेट करते, नई नई चीजें लेके आते, अच्छी अपनी क्वालिटी इंप्रूव करते, प्राइस को रिड्यूस करने की कोशिश करते। और इससे फायदा किसका होता? कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर मतलब कौन है? जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। एंड लाइकवाइज वी ऑल आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मोटिव क्या होता है? कि हमको कम पैसे में मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सेलर्स का मोटिव क्या होता है? कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, है ना? वैल्यू एडिशन तो पता नहीं कितना देंगे, क्या देंगे, देते हैं, सब कोशिश करते हैं, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, हम सब में बात कर रहे हैं। तो मैम इस एक्ट की जरूरत क्या थी? आप बता रहे हो कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट मीन्स इट इज अ लॉ विच हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट। इट इज अ सेंट्रलाइज्ड एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, है ना? और हम बात कर रहे हैं कि ये एक्ट कंपटीशन के लॉज बनाएगी। क्यों? कंपटीशन में लॉ की क्या जरूरत है? आई मीन कम ऑन, व्हाई डू वी नीड इट? Competition is good or bad, it's good. So we should have competition. Then why do we need law for that? Well, we need law because we want to regulate this competition. Because we want कि competition market में रहे. Competition is good. Because we want to protect the interest of consumers. भाई कि consumers का भला हो। मैम consumers का interest protect करने के लिए तो क्या आप बात कर रहे हो? उसके लिए तो है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वेल अभी उस पर भी आऊंगी मैं और आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है। पर उसके पहले लिखना पड़ेगा आपको कुछ चीजें, छोटी छोटी सी। मैम क्या चीजें लिखनी पड़ेगी? हमारे पास MRTP एक्ट 1969 ये फर्स्ट इनैक्टमेंट था। फर्स्ट इनैक्टमेंट, इसका नाम अगर सुनोगे मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मतलब ये किसको रोक रहा है? मोनोपोली को रोक रहा है, जो मेरा ही सिक्का चलेगा बात कहते हैं ना हम। और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अभी सारे टर्म समझ में आ जाएंगे। तो ये पहला था आपका इनैक्टमेंट जो 1 जून 1970 को आया था। हुआ क्या इसके बाद कि गवर्नमेंट को लगा कि यार समय बदल गया है। तो लगभग 1999 में गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई और बोला कि यार देखो, अब आज के समय में ये रोकना, मोनोपोली को रोकना है, इसको रोको उसको रोको, तो कंपटीशन ना अच्छा बन नहीं रहा है, मार्केट अच्छा हो नहीं रहा है, चीजें ठीक हो नहीं रही है ना। कंज्यूमर्स के हित में हम बात कर पा रहे हैं ना सेलर्स के हित में हम बात कर पा रहे हैं। इट्स नॉट वर्किंग। लॉ हमारा जो एग्जिस्टिंग है वो बहुत आउटडेट हो चुका है। सो वहां पे क्या जरूरत थी? इट वॉज द नीड टू शिफ्ट द लॉ, कि भाई मॉडर्न लॉ कुछ लेके आओ जो आज के समय में जेल कर पाए। तो एक कमिटी बनाई गई, कमिटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए, उस रिकमेंडेशंस के बेसिस पे क्या हुआ? कॉम्पिटिशन एक्ट वाज इनैक्टेड। तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इनैक्टेड ऑन 13th January 2003 after recommendations of Committee on Modern Law। ठीक है? And MRTP Act was repealed। ठीक है? फिलहाल हमारे लिए सिर्फ इतना बेसिक जानना काफी होगा टू प्रोसीड विद द चैप्टर, बिकॉज आज के इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट के बारे में बात करेंगे। देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स। बाय द एंड ऑफ द क्लास यू शुड बी रिमेंबरिंग ऑल दीज 5 ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपसे बड़े आराम से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है? सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट? देयर आर दीज 5 ऑब्जेक्टिव्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन perspective. First is prevent anti-competitive practices. Second is promote and sustain competition.
third is protect interest of consumers, fourth is ensure freedom of trade, and fifth is competition advocacy. ठीक है, अब क्या है ये मैम, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई और बहुत कुछ है पढ़ने को, बट वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ कोर्स. प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस. एंटी कॉम्पिटिटिव नाम क्या सजेस्ट कर रहा है? जो कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट है. कंपटीशन के अगेंस्ट है का मतलब क्या है? यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा जहां दिख रहा है कि ये 4 सेलर्स हैं, 1, 2, 3 and 4. Now all these 4 sellers have actually decided not to sell a pen below 25 रुपए. मैम 25 रुपए क्या ही होता है आज के ज़माने में, इतना तो इनको बनता है भाई. आप लोग समझ नहीं रहे हो, ये एक बहुत मैंडेटरी सी चीज़ है. जब एज अ स्टूडेंट हम पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वो पढ़ते हैं तो पता नहीं कितने पेन यूज़ हो जाते हैं, है ना. और यूजुअली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है यार आज मैं भी अगर हूँ तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट 5 रुपी पेन. ठीक है, मुझे लगता है सबसे अच्छा उसी से लिखाता है कि कितना भी लिखना हो. आई हैव इमेंस हैबिट ऑफ राइटिंग, है ना. मैं आज भी बहुत लिखती हूँ. वॉट एवर थॉट्स आई हैव, आई डोंट प्रेफर कि मैं अपने फ़ोन में कीप वीप में लिखूँ. थोड़ा स्क्रीन टाइम जब हटाना होता है, मैं कॉपी पेन पे बहुत लिखती हूँ. तो आई ऑल्सो प्रेफर दैट. तो भाई हम लोग गए और देखा, हमने बोला यार भैया एक पेन दे दीजिए. उन्होंने कहा नहीं है, ये है पेन और ये 25 रुपए का है. हमने कहा यार पेन के लिए 25 रुपए मतलब थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पेन तो हम कितने ले लेते हैं. दूसरे के गए, तीसरे पे गए, चौथे पे गए. ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? इन चारों लोगों ने मिलके एक एग्रीमेंट कर लिया. मतलब दे समहाउ फॉर्म्ड एन एसोसिएशन, और इन्होंने क्या कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया एंड दे डिसाइडेड नॉट टू सेल द पेन बिलो 25. इसको अगर हम यहाँ पे कंपटीशन एक्ट की लैंग्वेज में बात करें, सो दिस मीन्स फॉर्मिंग अ कार्टेल. इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मिंग अ कार्टेल. ठीक है, अभी हम लोग कार्टेल की डेफिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस. जस्ट अ सेकेंड. तो कोई भी हमारे पास एसोसिएशन है, यहाँ पे हमारे पास एक एसोसिएशन मतलब क्या होता है? एक ग्रुप बना लेते हैं ना. तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप हो गया ऑफ सेलर्स. ये लोग कोशिश क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल अ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ऐसे ही कई बार यू ट्राई टू कंट्रोल द प्रोडक्शन. ठीक है, अब प्रोडक्शन कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? जैसे बीच बीच में कई बार सुनते हैं कि प्याज के जो रेट हैं, टमाटर के जो रेट हैं, वो बहुत ज़्यादा भाग गए हैं. सो समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि लोग कार्टेल बना लेते हैं. कार्टेल बना लेते हैं मतलब क्या? एसोसिएशन बना लिया. सारे के सारे मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑरेंजेस, उन सब ने डिसाइड कर लिया कि अब हम क्या करेंगे, हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे या हम प्रोड्यूस कम करेंगे. या फिर हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं भाई, कौन अपना धंधा खराब करना चाहेगा, बट हम क्या करेंगे, अभी हम इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दे रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा लिमिट कर दे रहे हैं, तो हम सप्लाई नहीं करेंगे. तो इन्होंने डिसाइड किया और कंट्रोल कर रहे हैं ये सप्लाई को. अब सप्लाई जब नहीं होगा तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे. उसके बाद ये निकालेंगे और प्राइसेस का फायदा उठाएंगे. तो क्या ये सही हो रहा है? नहीं सही हो रहा है. ये तो आपने अगर आप नॉर्मली रहते और ये आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, तो मैं इसके पास जाती तो ये सोचता कि हाँ भाई मैं बेहतरीन क्वालिटी का पेन दूँ एट अ कम प्राइस, तो मुझे 10 रुपए का यहाँ पे पेन मिलता. यहाँ पे क्या पता मुझे उसकी अच्छी क्वालिटी का 9 रुपए का भी पेन मिलता. ये लोग अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते, ये लोग अपनी क्वालिटी बढ़ाते. तो ये तो कंपटीशन के अगेंस्ट हो गया ना. सो फॉर्मिंग सच कार्टेल्स, एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट्स लाइक, अभी हम और भी बहुत सारे पढ़ेंगे, रिफ्यूजल टू डील होता है, बिड रिगिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वो सब का सब क्या हो जाता है? एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाता है. एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हम बोलते हैं. ठीक है, ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है. अब आपको लग रहा होगा मैम आप क्या बात कर रहे हो, हर 4 गली छोड़ के हमें ऐसे भर भर के कार्टेल्स मिलेंगे. ठीक है, हमें ऐसे भर भर के कार्टेल्स मिलेंगे. अभी मैंने रिसेंटली अपनी एक हम लोगों ने नई कार परचेज की थी, और जब मैं गई तो पहले क्या होता था भाई, पहले जब भी हमने कार परचेज की है तो बहुत सारे डिस्काउंट्स हमको मिल जाते थे. ठीक है भाई, ये है, इनको जानते हैं, उनको जानते हैं, तो भैया ये कम करिए, वो कम करिए, तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है. अब इस बार गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो भी जितने भी डीलर्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड डिस्काउंट्स एनी मोर. तो हमने कहा अरे यार ये क्या बात आप कर रहे हो. तो हमने कहा ये ऐसे ही ना हमें बना रहा होगा. तो हम दूसरे डीलर के पास चले गए. हमने कहा कि आप तो उन्होंने भी सेम बात कही.
तो हमने कहा यार ये तो ये लोग गलत कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मैं केस फाइल करूं इनके ऊपर? कि इन लोगों ने ना सबने मिलके ऐसा वो कर लिया है। अब पहले क्या होता था, इसके पास गए, इससे अच्छी डील मिल रही है, उससे अच्छी डील मिल रही है, एवरीवन वांट्स टू सेल, तो वहां पे क्या होता था, एक हेल्दी कंपटीशन होता था। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू गो फॉर प्रेडेटरी प्राइसिंग। अभी प्रेडेटरी प्राइसिंग का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी, जो जियो ने भी बहुत किया। तो वो नहीं करना है, एलिमिनेट नहीं करना है मार्केट से कंपटीशन को, पर ऐसी चीजों को भी नहीं करना है। मैम ये तो होता ही होता है, छोटे लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे होता है, और हमारे पास इसको रोकने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए एक जबरदस्त अथॉरिटी है जिसको हम बोलते हैं CCI। इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यू ऑल नो दैट, है ना, उसी की आप एक उसी के अंडर आती है एक्चुअली CCI। CCI वैसे क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे हमारे पास सेबी है। सेबी क्या करता है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, वैसे ही हमारे पास CCI है जो मार्केट में कंपटीशन को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें करता है, कौन है इसमें, क्या बना है मैम, कैसे बना है, सब अभी हम पढ़ेंगे, वन स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, ये एक्ट आई है टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। मतलब जब जब कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, तो हमें अब एक्ट में क्या समझना है, दैट व्हाट इज एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, और अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करता है तो उसके अगेंस्ट किस तरीके से इंक्वायरी होगी और क्या उसकी पनिशमेंट होगी। तो ये सब हमारे कोर्स में है, तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है, हाउ इंक्वायरी इज बीइंग इनिशिएटेड, व्हाट इज द प्रोसेस एंड ऑल दैट। ठीक है, तो हमारे पास मेन जो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 3, 4, 5, जिनमें हम पढ़ते हैं इसके बारे में, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, ये एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, और ये बेसिकली कॉम्बिनेशन के बारे में। ये 3 चीजों में हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट पूरा रिवॉल्व करता है। ठीक है, चलो फिलहाल दूसरी बात करते हैं, प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन। ये मैंने एक थोड़ा सा रीसेंट केस लॉ लिखा है आपके लिए, क्या ये याद करना है? नहीं, ये सब आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, ये सब आपको मिलेगा भी नहीं। अगर आपने कॉपी बना ली है, इफ यू नोटिंग दिस, तो ये मैंने आपको नोट ऑलरेडी कराया था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट हेडिंग डाल के, पहली हेडिंग प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। ये एग्जाम्पल आप नोट करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिए। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई एम श्योर दे मस्ट हैव डन इट। यार प्रोफेशनल लेवल पे हो, क्लास नर्सरी के बच्चे थोड़ा हो कि बोलो ये लिख लिया है ना, तो बस लिखना है ना, कहानी शुरू हो गई है, बस किससे उसके लिखते जाने हैं, है ना। सेकंड क्या है हमारा, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन। अब सुनो, बेहतरीन चीज, गजब का एकदम रीसेंट केस लॉ, अभी भी इसने आग लगाई हुई है इधर उधर इधर उधर। अगर आप सुनते हो तो आपको बहुत कुछ चीजें पता भी होंगी। इसमें हुआ क्या है भाई, हम सबको पता है कि गूगल ने एंड्रॉयड एक्वायर किया था, है ना। तो अब मोस्टली जो हमारे पास इंडिया में मासेस हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड फोन्स यूज कर रहे हैं, और दिन रात नई नई एप्स बन रही हैं। तो ऐप डेवलपर क्या कर रहे हैं, ऐप बना रहे हैं। अब ऐप डेवलपर अगर चाहते हैं कि भाई हम ऐप पहुंचाएं, दो तरीके, दो माध्यम होते हैं ऐप पहुंचाने के लोगों तक, आप समझ लो। एक होता है कि डायरेक्ट आप इंस्टॉल करा रहे हो किसी को ऐप किसी तरीके से, एक होता है कि गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप लिस्टेड है, वहाँ पे ऐप दिख रही है, वहाँ से लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो भाई अगर आपको मासेस तक पहुँचना है, सो यू नीड दैट ऐप स्टोर, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, गूगल प्ले स्टोर है ना, वही मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। हर एंड्रॉयड फोन में आपको गूगल प्ले स्टोर ही मिलेगा। तो हम प्ले स्टोर पे जाते हैं और प्ले स्टोर से हम क्या करते हैं, अपनी ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। अब पहले भी ऐप्स यहाँ पे लिस्टेड हुआ करती थी, लोग डाउनलोड करते थे, उसमें इन ऐप परचेजेस भी होती हैं कि भाई डाउनलोड कर लिया, कुछ फ्री कंटेंट है, कुछ आपको अगर चाहिए तो आप उसको सब्सक्राइब करो, उसमें पेमेंट करो, है ना। आप देखो कि बहुत सारे जो हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं उसमें भी जो एंड्रॉयड ऐप्स होती हैं वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, उसमें आप कोर्सेज सब्सक्राइब करते हो, तो वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, आपको कोर्सेज वहीं से दे रहे हैं, है ना। तो इन ऐप परचेजेस वगैरह सब होते हैं, तो पहले हो रहे थे, बड़े आराम से हो रहे थे। अब गूगल ने क्या किया, गूगल ने इंट्रोड्यूस किया अपना गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम। जैसे हमारे पास पेमेंट गेटवे होता है, समझ लो, ठीक है, तो रेजर पे ये सब के पेमेंट गेटवे होता है ना, जिनके थ्रू पेमेंट कलेक्ट होती है, इस तरीके से समझ लो। तो इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया
अब बोला कि जितनी ऐप हैं हमारे गूगल प्ले स्टोर पे उन सबको यही यूज करना पड़ेगा। आप यही यूज करोगे। अब जैसे हम लोग पेमेंट करते हैं ना, गेटवे से पेमेंट करते हैं, तो गेटवे वाले क्या कर लेते हैं, जैसे अगर 100 रुपए की पेमेंट है तो 2 रुपए काट लेते हैं, 2% ले लिया, 3% ले लिया, 4% ले लिया, इस तरीके से काट लेते हैं और बाकी बचा हुआ पैसा हमें दे देते हैं। ठीक है, कि पैसे कलेक्ट करने के, आपके माध्यम से हम पैसे कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से, तो हम भी तो कुछ रखेंगे ना, कमीशन रखेंगे ना, उसके बाद देंगे। तो ऐसे पेमेंट गेटवे वाले करते हैं। तो कोई भी गेटवे वेटवे बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, लोग लगा लेते हैं। गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम ने कहा कि यही, मतलब गूगल ने कहा गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो वो भी लगा लेते। ह्यूज सर्विस चार्जेस, मतलब पहले ये कोई रेवेन्यू शेयरिंग नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने बोला यार आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो और कस्टमर से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, 100 रुपए ले रहे हो, तो कम से कम 15-20 रुपए हमें भी तो दो, बाकी रखो। लोग हिल गए, लोगों ने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। और गया ये केस किसके पास, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बिकॉज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग कि भाई कंज्यूमर्स के हित के बारे में हम बात करें और कंपटीशन रहे यहाँ पे। अब कंपटीशन कैसे एलिमिनेट हो रहा है, कंपटीशन सारे पेमेंट गेटवे वगैरह सब हट गए, है ना, कंपटीशन भी एलिमिनेट हो रहा है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो ऐप डेवलपर्स जो थे वो तिलमिला गए, है ना। तो सीसीआई ने कहा कि यार गूगल आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन को एब्यूज कर रहे हो। डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है, आपके पास एक ऐसी पोजीशन है कि भैया अब लोगों को ये यूज करना ही करना पड़ेगा, उनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं है, सारे फोन में यही आ रहा है तो यूज करना ही है। तो आपके पास एक ऐसी पोजीशन है, अब आप इसका गलत फायदा उठा रहे हो। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 4 में कि क्या होता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, तो आप गलत कंडीशन लग रहे हो और गजब की पेनाल्टीज लगाई, 936 करोड़, 1300 करोड़, ठीक है, पेनाल्टी लगाई सीसीआई ने गूगल के ऊपर। गूगल रुका नहीं, गूगल को बहुत सारी एडवाइसेस दी थी कि आप अपनी पॉलिसी ऐसे चेंज करो, वैसे चेंज करो, एंड मेक इट, डोंट मेक इट एंटी कॉम्पिटिटिव, है ना। तो आप थोड़ा सा चीजों को ठीक करो कि भाई कंपटीशन भी मार्केट में रह सके। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजों को ठीक करो। अब गूगल ने क्या किया, उन्होंने गूगल चॉइस बिलिंग पायलट कुछ नया इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, थोड़ी सी चीजों को चेंज करके। अब शादी.com है, अनअकैडमी, कुकू एफएम, बहुत बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स हैं, कितनी सारी एप्स हैं, सबकी एप्स क्या होने लग गई, डीलिस्ट होने लग गई। क्यों? क्योंकि दे वर नॉट फॉलोइंग द कंडीशंस व्हिच वाज इम्पोज्ड बाय गूगल। गूगल ने कंडीशन लगाई, सीसीआई ने उन कंडीशंस को कहा कि ये गलत कंडीशन है भैया, ये तो मार्केट से कंपटीशन हटा रही हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस है, अनफेयर कंडीशन आपने लगाई है, आपके ऊपर हम हेवी पेनाल्टी लगाएंगे। सोचो, गूगल का खुद का प्लेटफॉर्म है, वो बोल रहे हैं कि अब हम इतना चार्ज करेंगे, तो उनको हक होना चाहिए ना, पर उनको हक नहीं दिया गया है। यहाँ पे सीसीआई रेगुलेट कर रही है और बोल रही है आप अनफेयर काम कर रहे हो क्योंकि आप डोमिनेंट पोजिशन है। अरे डोमिनेंट पोजिशन ऐसे ही थोड़ी ना है, बनाई है गूगल ने, पर फिर भी सीसीआई क्या बोल रही है, सीसीआई बोल रही है आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन को एब्यूज कर रहे हो, वी हैव टू थिंक अबाउट द कंज्यूमर्स आल्सो, और आप गलत कंडीशंस लगा रहे हो। सारे ऐप डेवलपर्स है बेचारे, वो सब क्या करेंगे, उनके ऊपर तो बहुत अनफेयर आपने काम कर दिया, ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो गई सब, तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगा दी। फिर उन्होंने कुछ चीजें चेंज की और फिर उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया। अब इम्प्लीमेंट किया, लोगों ने नहीं माना, जिन ऐप वालों ने, उनकी ऐप क्या करते गए, डीलिस्ट करते गए। तो फिर उन्होंने कोर्ट जाके अप्रोच किया, हमारे पास अथॉरिटीज है, अभी मैं आपको इतना टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रही हूँ, फिर उन्होंने जाके अप्रोच किया। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, अभी इनकी ऐप डीलिस्ट नहीं करो, ये सोचा जा रहा है, वो सोचा, स्टिल ऑन एंड ऑन, राइट। द होल पॉइंट ओवर हियर टू अंडरस्टैंड इज कि सीसीआई है कहां से आया, कंपटीशन एक्ट के तहत आया। कंपटीशन एक्ट क्यों बनी, कंपटीशन एक्ट इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनी। तो सीसीआई है जो रेगुलेट कर रहा है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को भी। कभी भी जब कभी ऐसा हो रहा है कि यार कंपटीशन को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, तो कंपटीशन को हम कोशिश करते हैं कि प्रमोट करें और सस्टेन करें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आई बात। और आगे जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी ना आपको, देन आई टेक यू थ्रू दिस एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको और डिटेल में बाद में हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे जब हम रेलेवेंट सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अगली हम बात करते हैं प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स।
अब यहाँ पे आपको एक बड़ी बात समझ में आएगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। कैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं? हम कोई सामान खरीदने गए, वो सामान डिफेक्टिव निकल गया। अब वो सामान डिफेक्टिव निकल गया, क्या इसमें कंपटीशन का कुछ लेना देना है? द आंसर इज नो। हमने कोई सामान खरीदा था, कुछ सामान डिफेक्टिव निकल गया, हम गए वापस से सेलर के पास और सेलर को हमने कहा कि भैया इसको वापस कर लीजिए और हमें दूसरा सामान दे दीजिए, क्योंकि ये सामान तो क्या है, डिफेक्टिव है भाई। उसने मना कर दिया कि हम तो नहीं देंगे। हमने कहा रिफंड कर दीजिए, उसने कहा हम रिफंड भी नहीं देंगे। अब हम क्या करें भाई? सामान ऐसे छोटा मोटा होता कि चलो, बहुत बड़ा सामान था हमारा, ठीक है, 10 लाख या 5 लाख ऐसे कुछ अच्छा बड़ा अमाउंट था। तो अब क्या हो रहा है? अब तो हम परेशान हो रहे हैं कि यार ये तो हमारे साथ गलत हुआ है। सो व्हाट रिलीफ वी हैव रिलीफ अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कभी भी जो एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर के पास, जो डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो छोटे लेवल्स पे हो रहा है और हमें दिख रहा है यार हमारे साथ ये गलत हुआ, उसकी रेमेडी या रिलीफ के लिए वी हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बट कई बार जो हमारे साथ इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है, उसके लिए कंपटीशन एक्ट है। बिकॉज कंज्यूमर्स के हित के लिए तो गवर्नमेंट सोचेगी ही सोचेगी ना, है ना। तो जो चीज़ हमें भी नहीं समझ में आ रही है कि हमारे साथ गलत हो रही है, मैम यहाँ पे आपने डिज्नी और रिलायंस बना रखा है, इसका क्या खेल है, इसका क्या राज है? तो देखो, छोटी सी बात, अगेन विल नॉट गेट इनटू द फैक्ट्स, यू डोंट हैव टू लर्न द केस लॉज, सिर्फ मजा लो यार। तो डिज्नी हॉटस्टार आप सबको पता है, जो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट भी करते हैं, रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, अब इन दोनों में क्या होने वाला है? इन दोनों में कुछ एग्रीमेंट सा हो रहा है, ठीक है। होगा नहीं होगा, हो चुका है नहीं हुआ है, सब चीज भूल जाओ। बात सिर्फ इतनी याद रखो कि कभी भी किसी भी केस में, जैसे लेट्स से जियो है, जियो एक बहुत डोमिनेंट मार्केट होल्ड रखता है ना। रिलायंस आई वुड से एक बहुत डोमिनेंट मार्केट होल्ड रखता है, बिकॉज इनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो जिस भी सेक्टर में ये एंटर करना चाहते हैं, उस सेक्टर में ये इस तरीके से एंटर करते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट कर देते हैं कहीं ना कहीं। जैसे रिलायंस का जियो जब आया था, रिलायंस जियो आया था, तो बाकी सारे जो टेलीकॉम सेक्टर्स थे वो सब हिल गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत कम प्राइस पे ऐसे चीज़ें निकाल दी कि अब कोई और कहीं जा ही नहीं रहा था, है ना। वैसे ही अलग अलग टेक्निक्स ही लेके आते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इधर टारगेटिंग एंड डूइंग टाई अप विद द ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो अब आप देखोगे, तो आप जाओगे तो आपको कई सारी कंपनी की कार्ड्स में क्या दिखेगा, जियो सावन प्री इंस्टॉल्ड है। पहले इन्होंने सावन के साथ टाई अप किया, जियो सावन बन गया, जियो सावन प्री इंस्टॉल्ड है। अब होगा क्या कि पहले लोग सब्सक्रिप्शन लेते थे अलग अलग ऐप्स का, तो हमारे पास गाना ये वो बहुत सारे वो थी, और उसका हम सब्सक्रिप्शन लेके, अब हमें पता चल गया कि यार इसमें प्री इंस्टॉल्ड जियो सावन ही आ रहा है और इसका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है भैया, इसी को हम रिचार्ज करेंगे, भले ही वो हमको थोड़ा सा कम प्राइस पे और भी दे रहा हो। तो कंपटीशन क्या हो गया, एक तरीके से एलिमिनेट हो गया ना कहीं से। अब कंज्यूमर्स को पता भी नहीं चली ये बात, बिकॉज ये इतने मैक्रो लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे हुआ। इन दोनों में भी अगर टाई अप होगा तो मेन क्रिकेट की चीजें हैं कि क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग की सिंगल हैंडेडली राइट्स आ जाएंगे। अब उसके बाद अगर ये रेट्स बढ़ा दें, कुछ कर दें, कंज्यूमर्स पे इफेक्ट आ रहा है। तो कंपटीशन एक्ट क्या चाह रही है? कंपटीशन एक्ट चाह रही है कि भाई हम कंज्यूमर्स के हित को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हम उनको कुछ होने नहीं देंगे। सो वी विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स विच दे डोंट इवन रियलाइज एट द मैक्रो लेवल। क्योंकि कई बार ऐसे ये लोग बड़े बड़े प्लेयर्स डील कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, टाई अप्स कर लेते हैं, बाकी छोटे प्लेयर्स को हटा देते हैं, कंपटीशन एलिमिनेट हो जाता है मार्केट से, और ये इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। I know it's difficult for you to gel and take in all the information at once, but धीरे धीरे जब आप एक एक टर्म को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे और समझ जाओगे, बिकॉज आज का क्लास बहुत जनरल सा है, अगला क्लास हमारा जो होगा वो स्पेसिफिक पिन पॉइंटेडली टुवर्ड्स द कंसेप्ट्स होगा, है ना। तो आज तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन में दे रही हूँ, मोस्ट ऑफ द क्लास वाज ओरिएंटेशन ओनली, ठीक है। चलो, नाउ एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट हमारा एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी एक बेसिक राइट भी होती है। मान लेते हैं कि ये एक नया कोई बंदा है, मिस्टर ए, जिसने बहुत बेहतरीन तरीके के अम्ब्रेलाज बनाए। वो एक पर्सन के पास गया
कि आप हमारे अम्ब्रेलाज बेचिए। इसने कहा नो, आई हैव एन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट विद मिस्टर एक्स और मैं सिर्फ एक्स के ही अम्ब्रेलाज बेचता हूँ। ये दूसरे के पास गया और इसने भी मना कर दिया, इसने बोला कि नो, आई हैव एन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट विद मिस्टर एक्स। ऐसे ही तीसरे चौथे जिनके पास भी गया सबके पास ये एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट था। तो क्या इस तरीके से इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है? इज इट नॉट क्रिएटिंग अ बैरियर टू न्यू मार्केट एंट्रेंस? आपका ये जो एग्रीमेंट है, तो क्या ये एग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है? ऑफकोर्स है। वाई? बिकॉज इट इज नॉट इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑल्सो। लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, लोग एंटर नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में ऐसे वजह से। तो क्या इस टाइप के एग्रीमेंट्स को प्रमोट करना चाहिए या इन टाइप के एग्रीमेंट्स को बोल देना चाहिए नहीं, इस एग्रीमेंट को खारिज करो और क्या करो आप, ये एलिमिनेट हो जाएगा एंड लेट द न्यू मार्केट प्लेयर्स कम इन, है ना? तो इसको एंटी कॉम्पिटिटिव डिक्लेयर कर देंगे, पेनाल्टी इंपोज करेंगे। ऑफ कोर्स हर एक छोटी चीज पे इनका टारगेट नहीं होता है, इनका टारगेट होता है बड़े प्लेयर्स पे विच इज इफेक्टिंग मासेस। ठीक है, तो कोई एक छोटा सा चीज है, दे आर नॉट कंसर्न्ड, राइट, विच इज इफेक्टिंग मासेस, वहां पे वो कंसर्न है। लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिशन एडवोकेसी। वी हैव अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जागो ग्राहक जागो, है ना? बट कॉम्पिटिशन एडवोकेसी का मतलब क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट कॉम्पिटिशन इश्यूज, अबाउट राइट्स, अबाउट प्रमोटिंग अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कि कॉम्पिटिशन के क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से आप ये कर सकते हो, ऐसे अवेल कर सकते हो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यही है हमारा कॉम्पिटिशन एडवोकेसी। ठीक है, सो इफ आई सम दिस अप, we have basically 5 objectives of the act: prevent anti-competitive practices, promote and sustain competition, protect the interest of consumers, ensure freedom of trade and competition advocacy। ठीक है, तो इसका एक पेग लगाना है और पी जाना है बस। डिफरेंस क्या है कि यूजुअली वो पेग होता है, यहाँ पे ये पेग है। ठीक है, prevent anti-competitive practices, promote and sustain competition, protect the interest of consumers, ensure freedom of trade and competition advocacy। I hope you have written all these 5 points in your copy। बहुत ही जेनरिक सी ये बात थी जहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ आज कंपटीशन के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज कंपटीशन, दैट विल नेवर बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। आपसे पूछा क्या जा सकता है? बेसिक्स या हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री बैकग्राउंड, आप कुछ भी कहो, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है जो मैंने आपको लिखाया है कि पहले हमारे पास MRTP एक्ट थी, उसके बाद वो रिपील हो गई, मतलब हट गई, और हमारे पास एक नया कॉम्पिटिशन लॉ आया विच इज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। दूसरी बात जो आज आपको याद रखनी है वो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट। हमारी ये जो कंपटीशन एक्ट है ये बेसिकली 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो यहाँ पे हमें पढ़ने हैं। द एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, राइट, एंड वी विल स्टार्ट, जो हमारी मेन बुक है उसके साथ हम अगले क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे, राइट? चलो, थैंक यू।